Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम जीवों में जनन की बात करेंगे। ये एक नई यूनिट है, ठीक है, और ये यूनिट आपके सिलेबस में है और इस बार पूछे जाने वाले में से मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चनों में से है। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या बच्चों को कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे ही प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए आप निरंतर धीरे धीरे ही सही प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन, और हम इसे समझेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये होता क्या है। देखिए, रिप्रोडक्शन जो होता है जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण या एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर के आज तक जीवन की निरंतर जीवों के जनन के द्वारा क्या बनी हुई है, जो संख्या है वो सामान्य बनी हुई है। जीवधारियों का एक अपना तथा अपनी जाति का परीक्षण करना एक महत्वपूर्ण अद्भुत गुण होता है और वो अपने ही जैसी अपने ही रूप की जातियों को डेवलप करता है। जातियों का परीक्षण इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि माता पिता अपनी ही तरीके संतानों को उत्पन्न करते हैं। तो अपनी वह प्रक्रिया जिसमें अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न किया जाता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। किसी जाति की जनसंख्या बढ़ाने का भी जो एक साधन है या एक सोर्स है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि रिप्रोडक्शन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर आगे बात करें तो इस दौरान जीव अपने अनुकूल या फेवरेबल कंडीशन को एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या है जो लक्षणों को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। जीव में बेसिकली दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, उसे ध्यान रखिएगा। जीव की अगर हम बात करें वो बच्चों कितने प्रकार का होता है? रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू अश्व। अश्व से याद रखेंगे, मतलब अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो आप उसे ऐसे याद कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू अश्व। ए का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्स का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी का मतलब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये बात याद रखेंगे, तो ये आप याद रखिएगा, बाकी इस बुक से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जैसे मैंने बताया, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में बेसिकली 2 सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है और इसमें जीव जो होते हैं स्वयं गुणित होते हैं। और इस प्रकार की जो विधियां हैं निम्नलिखित प्रकार से होती है। सबसे पहले बाइनरी फिजन। सबसे पहले क्या देखेंगे? बाइनरी फिजन। यह प्रक्रिया मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में होती है। तो आपसे एक तो ये थ्योरी लंबी पूछी जाती है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आती, शॉर्ट में आती, और दूसरे इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइनरी फिजन या विखंडन या द्विखंडन की क्रिया कहाँ होती है, तो एक कोशिकीय जीवों में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में होती है और जब कोशिका पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो ये एक सामान्य 2 भागों में विभाजित होकर के या खंडित हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक पूर्ण कोशिका का होता है और नवीन कोशिकाओं के केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य जनक कोशिका केंद्रक के समसूत्री विभाजन और कोशिका के द्रव्य के विभाजन से बनते से अमीबा का विखंडन। अमीबा का विखंडन कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ चित्र बना हुआ है, ये मान लीजिए अमीबा है, तो अमीबा है, फिर इसका क्या हुआ, इसका विखंडन हुआ तो 2 सेल्स बन गई और दोनों में प्रत्येक में क्या है? न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके समान है, यानी कि ये पेरेंट और डॉटर सेल्स क्या होती है? बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो इस टाइप का जो होता है बेसिकली बेटा अमीबा में होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, आगे देखिए, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति में कोशिका का चारों ओर संरक्षक या परत या भित्ति बन जाती है। ऐसी अवस्था को सिस्ट कहते हैं, मतलब एक सिस्ट, एक लेयर का निर्माण होता है। और पुट्टी के अंदर कई बार कोशिकाएं विभाजित होती, जिससे बहुत सी संतति कोशिकाएं मतलब डॉटर कोशिकाएं बन जाती हैं। ये बात याद रखिएगा। पुट्टी के फटने के बाद, क्या बेटा मैंने बोला? पुट्टी के फटने के बाद कोशिकाएं बाहर निकलती हैं। ठीक है, और इस विधि को इस तरीके से दिखाया गया, जैसे कि जैसे
ये देखिए एक ये सेल बन जाती है, ठीक है, ये सेल बनी और जैसे ये सेल्स क्या होगी, फटती है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये सारी बहुत सारी जो कोशिकाएं वो बाहर निकल जाती हैं। तो ये होता है पुट्टी भवन। क्या होता है, पुट्टी भवन, सिस्ट का फॉर्मेशन। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बडिंग। बडिंग क्या होता है, शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसे मुकुल या बड कहते हैं, जिसे मुकुल या बड कहते हैं। अच्छा आगे देखिए, शरीर का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और उसमें से एक केंद्रक में क्या आ जाता है, वही बेटा बड या मुकुल आ जाता है और ये बड पैतृक जीव से अलग होकर के वृद्धि कर देता है और पूर्णतः विकसित जीव बन जाता है। बहुत सिंपल, एक बड जैसी संरचना बनती है, फिर उसी से नया बड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये बेसिकली क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। कैसे में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है। अब देखिए खंडन या फ्रेगमेंटेशन। अब ये तो खुद ही कह रहा है कि मैं फ्रेगमेंटेशन हूं। यहाँ पे अगर कोई भी चीज है साइंस में तो उसका क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल फैक्ट होता है, हमने बताया भी है। तो इसमें क्या होगा, जो वैसे कुछ जीव होते हैं वो खंडों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उसी चीज को बताते हैं, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो स्पायरोगैरा जैसे कुछ जीव पूर्ण विकसित होने के बाद साधारणतः 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। ये खंड वृद्धि करके पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो सेगमेंट और फ्रेगमेंट पे अंतर होता है, ठीक है। सेगमेंट्स क्या है, सेगमेंट मान लीजिए कई खंडों में डिवाइड हो गया, लेकिन खंडों के भी खंड हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब स्पेरोजेनेसिस की बात करें तो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बीजाणु फॉर्मेशन। देखिए क्या कुछ जीवाणु निम्नलिखित जीव बीजाणु विधि द्वारा जनन करते हैं। अभी मैंने ये बात बताई, बीजाणु कोशिका की विश्राम अवस्था होते हैं जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। एक मोटी भित्ति बच्चों बन जाती है और अनुकूल परिस्थिति पाने पर ये मोटी भित्ति क्या होती है, अलग हो जाती है। जब ये अलग होती है तब एक स्पोर सामान्य विधि से रिप्रोडक्शन करता है और विकसित होकर के एक नया जीव बनाता है। इस विधि के द्वारा बहुत से जो बेटा मैं बताऊं जो प्लांट होते हैं आपके वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे म्यूकर हो गया, फंड हो गया, मास हो गया, है ना। तो ये बायोफाइटा हो गया, टेडोफाइटा, ये कुछ एनिमल इस तरीके से करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात आ गई। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इतना ज्यादा अगर हम ना भी समझाएं तो जैसे कोई भी प्लांट का भाग है एक जगह से टूट गया तो उसी जगह से उसकी नई भाग निकलती, इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब इन्होंने अलग अलग देखी, अब यहाँ पे कैसे बताया गया है, पहले इतनी बात आप लोग याद रखेंगे फिर देखते हैं। ये कह रहे हैं कि आपने मतलब देखा होगा ऐसा कि जो माली है गुलाब की एक टहनी के लेकर के उसे जमीन से गाड़ देता है, बिल्कुल सही बात है, और अनुकूल परिस्थिति में इस टहनी से गुलाब का नया पौधा बन जाता है। पौधे के किसी भी कायिक अंग जैसे पत्ती, तना, जड़ का उपयोग नया पौधे तैयार करने में कर सकते। इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी पौधे का किसी भी भाग से अगर कोई भाग टूट गया, ठीक है, अलग हो गया, तो उससे उसी जगह नया प्रवर्धन निकलता, नई ग्रोथ निकलती, उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस विधि का उपयोग उच्च वर्गीय पौधों में, विशेषतः उद्यानों में लगाने में, फल पकाने में, आदि पौधों को डेवलप करने में किया जाता है। आगे देखिए, और कुछ जैसे कि अमरूद है, शकरकंद है और पुदीने की छोटी जड़ों पर अपस्थानिक कलियां या एडवेंटिटियस जो बर्ड्स होती हैं वो निकलती हैं और इन कलियां अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बना लेती हैं। तो बहुत सारी जो अशोक के प्लांट हो गए, गुलाब हो गए, इनकी बर्ड्स का हम क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं और फिर वो डेवलप हो जाती है। तो यही है, कहीं से भी कोई भाग टूट गया उससे नया भाग बन जाना, इससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन याद रखिएगा। अन्य पौधों और उनकी शाखाएं कुछ दूरी तक उगती हैं और उसके बाद भूमि की ओर अपस्थानिक जड़ें ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं। आपसे पूछा था क्या कारण है कि माली पौधों की अपस्थानिक जड़ों को काटता है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसका यही कारण होता है, क्योंकि जैसे वो काटते जाता है तभी तभी कलिका बट की क्या होती है, वृद्धि होती है, इसलिए माली क्या करता है, इस तरीके का काम करता है। ये पहले 12th में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था। आलू की सल्की कार्यों के कक्ष में कलिकाएं होती हैं, इन कलिकाओं से वायवीय प्रभो विकसित हो जाते हैं, ठीक है। जब इसमें वायवीय प्रभो विकसित होते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वो जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, केला हो गया, लहसुन हो गया, जलकुंभी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसमें तने भी हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पत्तियां, अब पत्तियों में कैसे होता है, ब्रायोफिल्म के कुछ पौधों में पत्तियों के किनारे पर स्थित खांचों में अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो अनुकूल दशाओं में विकसित होकर के पूरा पौधा बना लेती, ये भी याद रखिएगा। किसान
कहते हैं पौधों में कायिक प्रवर्धन विधि का उपयोग अपने आर्थिक लाभ के लिए भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस विधि से वह तो उद्यानों है ना तथा नर्सरी में नए नए पौधों को उगा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा रोपण है, कलम है, दाब कलम है, ऊतक संवर्धन जैसी विधियों को अपनाया जाता है। तो इससे कई प्रकार से पौधों का विकास किया जाता है। आज की पाठशाला में इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट पाठशाला आप तक पहुंच सके। इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। Thanks to all my students to watch this पाठशाला. Thanks again.